यस, हाय बच्चों, 11th स्टैंडर्ड के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। बेटा पिछले लेक्चर में हमने 11th स्टैंडर्ड का हमारा जो मेन टॉपिक था, सबसे पहले नंबर वाला जो टेक्स्ट बुक वाला पोर्शन था वो हमने स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले नंबर का टॉपिक था मेरे बच्चे इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, आपको अगर याद आ रहा होगा था, जिसमें हमने क्या क्या देख लिया था एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। हो देखो काफी सारी चीजें देखी थी मेरे बच्चे हमने। इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जिसमें बुक कीपिंग का इंट्रोडक्शन देख लिया था। बुक कीपिंग की डेफिनेशन देखी थी हमने तीन, बैटली बॉय, आर्यन कार्टर और स्पाइसर एंड पेगलर की। देन उसके बाद फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग देख लिया था, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड्स ओनली मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, रिकॉर्ड इन द गिवन सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इन अ सिस्टमैटिक मैनर फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड इन अ साइंटिफिक मैनर। याद आ रहा है क्या? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट देखे थे बेटा, नीड्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक ऑफ अकाउंट। देन इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंटिंग देखा था। इंपॉर्टेंस के लिए हमने एक मेमोरी टेक्निक भी बनाया था, सीसीडी फर्ट, है ना, सीसीडी फर्ट। सी मतलब कंट्रोलिंग, सी कंपैरिजन, डी डिसीजन मेकिंग, एफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, याद आ रहा है कि नहीं, ई मतलब एविडेंसेस, आर आर याद करो रिकॉर्ड, एंड टी टैक्स लायबिलिटी मेरे बच्चे, सीसीडी फर्ट। और मैंने आपको कुछ मेमोरी टेक्निक होमवर्क दिया था। सो मेमोरी टेक्निक अगर आपने बनाया होगा तो डेफिनेटली आप इस वीडियो कमेंट में बोल सकते हो मेरे बच्चे, या फिर आपके पास स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, आप इस पे भी मुझे आपकी मेमोरी टेक्निक व्हाट्सएप कर सकते हो। डन। उसके बाद हमने यूटिलिटी देखी थी, उपयोगिता, या फिर किस किस के लिए अकाउंटिंग का यूटिलिटी है, यूजर्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, यूजर्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, याद आ रहा है क्या? इसके लिए भी एक मेमोरी टेक्निक बनाया था बेटा हमने, ओ एम जी आइस ल, ओ एम जी ओ माई गॉड आइस ल, ओ एम जी ओ ओनर, एम मैनेजमेंट, जी गवर्नमेंट। उसके बाद आइस का आईसीई आइस इन्वेस्टर, सी कस्टमर, ई एम्प्लॉइज एंड एल लेंडर, याद आ रहा होगा तो। देन अकाउंटेंसी के बारे में हमने थोड़ा बहुत देखा था और कुछ चीजें हमने पेंडिंग रखी थी, जो हम लोग बोले थे कि आगे समय रहते जैसे जैसे आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी वैसे वैसे आपको सारी चीजें समझ में आने वाली है। थोड़ा आगे बढ़ता हूं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटेंसी हमने पेंडिंग रखे थे। अकाउंटेंसी ब्रॉडर टर्म है, उसके लिए आपको थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा बेटा, वो हम लोग देखेंगे डेफिनेटली बाद में, चिंता मत करना, वो मेरे ऊपर, वहां पे आप पेंडिंग लिख करके रख देना। देन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमने देखा था, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस ओनली कैश ट्रांजैक्शंस हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, अक्रूवल बेसिस में हम लोग कैश और क्रेडिट दोनों भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। देन उसके बाद क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये भी हमने देखा था मेरे बच्चे, याद आ रहा होगा, रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए? रिलायबल होना चाहिए, रिलेवेंस होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल समझने लायक होना चाहिए और कंपेरेबल होना चाहिए, है ना। सो अकाउंटिंग ही नहीं, दुनिया की कोई भी इंफॉर्मेशन रहो, वो इंफॉर्मेशन के ये ही क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, यस और नो। चलो बेटा, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे मेरे बच्चे? ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, अपना हथियार ले लेता हूं, सब लोग मेरे साथ रहना मेरे बच्चे। 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड बड़ा, 11th स्टैंडर्ड 11वीं महाराष्ट्र बोर्ड, बुक कीपिंग आणि अकाउंटन्सी चा सबसा पहला टॉपिक है बेटा। सबसे पहले सगळ्यात पहला टॉपिक अपन घेता हूं, जो कि ये टॉपिक थ्योरी है, थोड़ा बहुत बोर होता है मेरे बच्चे, मैनेज कर लेना, लेकिन इस टॉपिक से थ्योरी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। डन। आखिरी में हम लोग क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने वाले, तो अभी अगर किसी बच्चे ने ध्यान दिया तो आखिरी के क्वेश्चन आंसर्स डेफिनेटली वो अच्छे से समझ पाएगा, कर पाएगा बेटा। सर ये टॉपिक के ऊपर एग्जाम में कितने नंबर का आता है? 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं मेरे बच्चे, यस और नो। सो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। अकाउंटिंग की ब्रांचेस कौन कौन सी है? पहली फिनेंशियल अकाउंटिंग, ये जो हम लोग पूरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, ये फिनेंशियल अकाउंटिंग है। सर फिनेंशियल अकाउंटिंग में क्या आता है बेटा? बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, एनालाइज करना। तो अब मैं एक चीज बता देता हूं, इसमें से आपको सिर्फ ये समझ में आएगा रिकॉर्ड करना, बाकी आगे का समराइज करना, क्लासिफाई करना, कम्युनिकेट करना, इंटरप्रेट करना, ये चीजें आपको अभी समझ में नहीं आएगी। सर क्यों? क्योंकि आपने अभी तक पढ़ी नहीं। सर कब समझ में आएगी? जैसे जैसे मैं आगे पढ़ूंगा, क्योंकि अकाउंटिंग में यही सब है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट। इसमें से आपको सिर्फ अभी रिकॉर्डिंग आता है, क्योंकि हमने बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग देखा। आगे की चीजें तो देखना है ना, क्योंकि पूरा सिलेबस कवर हो गया है 5-6 वर्ड में। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग, इसमें पूरा सिलेबस कवर हो गया। तो आगे हम लोग देखेंगे क्लासिफाई करना मतलब क्या, लेजर पोस्टिंग, क्लासिफिकेशन यानी लेजर पोस्टिंग,
रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिव अकाउंट में क्लासिफाई करना, उस प्रोसेस को कहते हैं लेजर पोस्टिंग। राम के अकाउंट में राम की इन्फॉर्मेशन, श्यामच्या अकाउंट मध्ये श्यामची इन्फॉर्मेशन। समजलं की नाही? येस और नो? समराइजिंग, फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, इंटरप्रेट करना, उसे समझना, एनालाइज करना, और उसके बाद जो भी रिजल्ट रहेंगे वो ओनर को, यूजर्स ऑफ द अकाउंट्स को कम्युनिकेट करना। ये सारी चीजें आती है फिनेंशियल अकाउंटिंग में। आसान भाषा में फिनेंशियल अकाउंटिंग यानी हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट यानी फिनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब क्या रहता है? देखो बेटा, ब्रांचेस है फिनेंशियल, कॉस्ट, मैनेजमेंट, सोशल अकाउंटेंसी और इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। तो बेटा यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना, कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब क्या होता है। देखो ध्यान देना, बस एक वर्ड में लिखना है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है मेरे बच्चे। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली, मान लो ये पेन है, इस पेन को बनाने के लिए जो कॉस्ट लगी है, इस पेन को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो कॉस्ट लगी है, उस कॉस्ट को जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो किस सब्जेक्ट में आता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। सो कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस, कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस टू कंट्रोल द कॉस्ट, टू कैलकुलेट द कॉस्ट। यस और नो? सो कोई भी चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए, किसी को सर्विस देने के लिए आपने कितनी कॉस्ट लगाई, आपको कितनी कॉस्ट लगी, आसान भाषा में कॉस्टिंग रिलेटेड जो भी डेटा रहेगा, कॉस्टिंग रिलेटेड जो भी काम रहेगा, वो सब हम लोग कहां देखने वाले? कॉस्ट अकाउंटिंग में। देखो ध्यान देना बेटा, सो कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। द पर्पज ऑफ दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन द कॉस्ट। मैं पेन मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, मुझे क्या कबूतर आके बताएगा कि ये पेन की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है? मुझे कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट करूंगा? कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से। कॉस्ट अकाउंटिंग मुझे बताएगा कि इस पेन को मैन्युफैक्चर करने के लिए कितनी कॉस्ट लगी। सो डिटरमाइन द कॉस्ट। ओ हो सर, हमें सब्जेक्ट है क्या कॉस्ट अकाउंटिंग? ना सर। आगे आएगा क्या? हाँ सर। आगे कब आएगा बेटा? बीकॉम जब आप करोगे तब बीकॉम में आएगा आपको कॉस्ट अकाउंटिंग, 11th 12th में नहीं। कंट्रोल द कॉस्ट। सर कॉस्ट सिर्फ पता करना ही नहीं होता है, कंट्रोल करना भी होता है। यस, कैसे कंट्रोल करते हैं? देखो ध्यान देना। अब जैसे मैं मान लो मैं ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते समय काफी वेस्टेज हो रहा था, काफी सारी एक्स्ट्रा की कॉस्ट लग रही थी, मैंने एक्स्ट्रा की कॉस्ट कम कर दी, कॉस्ट कंट्रोलिंग कर रहा हूँ। चाय बनाते समय आपकी मम्मी देखो बेटा, कम से कम चाय पत्ती, कम से कम शक्कर में एकदम बढ़िया चाय बनाती है, कॉस्ट कंट्रोल कहते हैं उसको। यस और नो? कम कम में चलाना। जहां पे बेटा प्लीज ध्यान देना, गरीब इंसान क्या करता है? कॉस्ट कंट्रोल करता है। और अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो आपने कॉस्ट कटिंग करना शुरू कर दिया होगा। सर नहीं समझा, वापस सुनना मेरे बच्चे। मैं ब्रांडेड कंपनी की जींस खरीदने की जगह सादी नॉर्मल कंपनी की जींस खरीद रहा हूं, है ना? 5,000 की जींस खरीदने की जगह 500 की जींस खरीद रहा हूं, इसे कहते हैं कॉस्ट कंट्रोल। जींस खरीदना ही कैंसिल कर दिया, इसे कहते हैं कॉस्ट कटिंग। सो कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट कटिंग में फर्क समझ में आया? जीन्स खरीदना ही कैंसिल कर दिया, जीन्स खरीदना ही कैंसिल कर दिया, इसे हम लोग कहते हैं मेरे बच्चे कॉस्ट कटिंग। 5,000 की जीन्स खरीदने वाला था बेटा, 500 की जीन्स खरीद लिया, इसको हम लोग बोलेंगे बेटा कॉस्ट कंट्रोलिंग। यस और नो? आगे और चलते बेटा। देन उसके बाद टू कम्युनिकेट द कॉस्ट टू द रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द वेरियस डिपार्टमेंट इन ऑर्डर टू मेक द डिसीजन मेकिंग। ये सब लोग क्या करते हैं बेटा? कॉस्ट कटिंग, कॉस्टिंग सब्जेक्ट के अंदर में क्या आता है? कॉस्ट को असर्टेन करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, जहां एक्स्ट्रा कॉस्ट है उस कॉस्ट को कट करना। इन सबका हम लोग क्या अचार डालेंगे? ना मुन्ना ना, इन सबका हम अचार नहीं डालने वाले। हम लोग क्या करने वाले इस चीज का बेटा? हम लोग इसको डिसीजन मेकिंग में यूज करने वाले, डिसीजन मेकिंग में हम लोग इसको यूज करेंगे। यस और नो? सो बेसिकली ये हमारा सेकंड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। बेटा सबसे पहले हमने क्या देखा था? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं पूरा का पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है मेरे बच्चे। उसके बाद सेकंड ब्रांच है कॉस्ट अकाउंटिंग, देन थर्ड है मेरे बच्चे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या आता है बेटा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टोटली रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग, डिसीजन टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट। प्लीज ध्यान देना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज यूज्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट टू मेक द बिजनेस डिसीजन। बस इतना ध्यान रखना बेटा। मैनेजमेंट ने डिसीजंस प्रॉपर लिए कि नहीं लिए, ये सारा जो हम लोग चेक करते हैं, ये जो स्टडी करते हैं, ये कहां पे आता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। डोंट वरी, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपके सिलेबस में नहीं है। सर आपने ऊपर डायग्राम में तो बहुत सारा बताया है ना, कॉस्ट, मैनेजमेंट, सोशल अकाउंटेंसी, इन्फ्लेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बेटा आपको बस तीन ही है, फाइनेंशियल, कॉस्ट और मैनेजमेंट। एक बार मेरे साथ साथ बोल दो, चलो बेटा फटाफट से। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी ये पूरा सब्जेक्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करो, क्लासिफाई करो, समराइज करो, एनालाइज करो, इंटरप्रेट करो, कम्युनिकेट करो। हे कम ऑन, ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करो, रिकॉर्ड करो, क्लासिफाई करो, समराइज करो, इंटरप्रेट करो, एनालाइज करो, कम्युनिकेट करो। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या आता है? किसी भी चीज की कॉस्ट कैलकुलेट करना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या आता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग। यस और नो?
चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं मेरे बच्चों, आपको याद हो जाना चाहिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चलो लिख लो, फाइनेंशियल, कॉस्ट और मैनेजमेंट, एफसीएम, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, branches of accounting, financial cost and management, financial cost and management. Then accounting terminologies, accounting terminologies क्या होता है मेरे बच्चे, फटाफट से बताओ तो। हाँ चलो, सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब याद करो बेसिक्स के लेक्चर हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज बेसिक टर्म्स के नाम से कौन कौन सी टर्म्स पढ़ी थी? बिजनेस, गुड्स, असेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम्स और गेन्स। ओ हो, कितनी सारी चीजें हमने देखी थी, याद आ रहा है क्या? बस वो ही चीजें फिर से अच्छे से देखना बेटा। बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब क्या? मनी और मनीज वर्थ में ऑन इधर साइड अगर कुछ एक्सचेंज हो रहा है तो उस सिनारियो को हम लोग प्यार से ट्रांजैक्शन बोलेंगे। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस कैश और क्रेडिट दोनों भी आ जाता है। नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस मतलब विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, जिसके अंदर में मनी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, जो अंडरलाइन करके दे रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में आना चाहिए मेरे बच्चे। ये सुनो, ये सुनो, समझ में आ रहा है सभी को? हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होता है उसे हम लोग नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन बोलेंगे। ये सुनो, उसके बाद और मनीज वर्थ और डायरेक्टली इनडायरेक्टली आर कॉल्ड एज नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी और मनीज वर्थ, मतलब ना ही उसमें पैसा आता है ना ही पैसे की कीमत में कुछ आता है, वो नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है। इन ट्रांजैक्शंस को हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। सर एग्जांपल, डायरेक्टर मर गया, डायरेक्टर के यहां बच्चा पैदा हो गया, दो डायरेक्टर का झगड़ा हो गया। यस और नो? नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस, क्लियर है? मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस जहां पे मनी और मनीज वर्थ में ऑन इधर साइड कुछ एक्सचेंज हो रहा है वो सारे मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। मॉनिटरी में कैश और क्रेडिट दो टाइप के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। क्रेडिट उधारी, कैश नकदी व्यवहार। जैसे मैंने फोन खरीदा बदले में चेक दे दिया, कैश ट्रांजैक्शन है। मैंने फोन खरीदा बदले में गोल्ड दिया, ये भी कैश ट्रांजैक्शन है। मैंने फोन खरीदा बदले में सिल्वर दिया, ये भी कैश ट्रांजैक्शन है। कैश ट्रांजैक्शन मतलब इतना भी सीरियस मत हो जाना कि कैश ही देना है, चेक भी चलेगा, या फिर ये फोन के बदले चेक भी चलेगा, कैश ट्रांजैक्शन। फोन लिया बदले में गोल्ड दिया तो भी कैश, फोन लिया बदले में और कोई एसेट दी तो भी चलेगा बेटा। सेटलमेंट हो गया मतलब कैश ट्रांजैक्शन। यस और नो? उसके बाद आगे बढ़ रहा हूं बेटा। बार्टर सिस्टम क्या होता था? बार्टर, बार्टर सिस्टम मतलब पहले होता था यहां पे एक चीज लिया बदले में दूसरी चीज दिया, एक चीज लिया बदले में दूसरी चीज दिया। यहां पैसा नहीं देते थे, चीज के बदले चीज, सामान के बदले सामान एक्सचेंज करते थे। उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं बार्टर सिस्टम। पहले होता था जब पैसा एग्जिस्ट नहीं करता था, तब एक चीज ले लो दूसरी चीज दे दो। यस और नो? अनाज के लिए होता था, जमीन के लिए होता था, पहले होता था बेटा। एंट्री, एंट्री क्या रहती है? ट्रांजैक्शंस जैसे ही होता है उस ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब रिकॉर्ड करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब रिकॉर्ड करते हैं तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं एंट्री लेना, रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यस और नो? और फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन जिस बुक्स में रिकॉर्ड होता है उस बुक्स को कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। याद रखना है, इसी कॉमन सेंस के लिए याद करके रख लो। नरेशन, ट्रांजैक्शन याद करना बेसिक। एंट्री लिखने के बाद नीचे नरेशन जो लिखते थे, नरेशन इज नथिंग बट अ शॉर्ट एंड स्वीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। एक बार फिर से बता रहा हूं, जो बच्चे ने बेसिक देखा नहीं उसके लिए लेक्चर किसी काम के नहीं है। जा करके पहले बेसिक देख, इसी चैनल पे इसी लेक्चर्स मतलब इसी सब्जेक्ट के बेसिक लेक्चर्स अपलोड करके रखे हैं, बराबर है? या आपने अगर ये लेक्चर्स बाय किए होगे बेटा तो आपके पास पुराने लेक्चर्स के अंदर में मिल जाएगा। आपने अगर लेक्चर्स बाय किए होगे तो फिर पहले के लेक्चर देखना बेटा, आपको सारे लेक्चर्स दिए सीक्वेंस में, लेक्चर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे इस प्रकार से सारे लेक्चर्स दिए बेटा। सो सीक्वेंस में ही देखना है, पहले बेसिक उसके बाद ये फर्स्ट चैप्टर। देन नेक्स्ट है गुड्स। जिस चीज में आप डील कर रहे हो, एन आर्टिकल, आइटम और थिंग, उसे हम लोग गुड्स बोलेंगे। ऑलरेडी हमने देख लिया, फिर से देख के टाइम पास नहीं करेंगे। प्रॉफिट और लॉस क्या होता है बेटा? इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है तो हम लोग बोलेंगे रिजल्ट आया प्रॉफिट। उल्टा हो गया तो क्या आ जाएगा? लॉस। इनकम 10 रुपए, 100 रुपए, एक्सपेंस 80 तो प्रॉफिट 20। इनकम मान लो 80 और एक्सपेंस अगर है मान लो 110 तो लॉस कितना आ जाएगा? 30। यस और नो? सर ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट सध्या सोडून टाका, आपल्याला काही घेणं देणं नाही। सर ग्रॉस प्रॉफिट म्हणजे ढोबळ नफा, अंदाजा नफा, ढोबळ नफा, अंदाज प्रॉफिट, अंदाज प्रॉफिट,
कब निकालेंगे? अभी छोड़ दो, अभी देखने की जरूरत नहीं है, आगे बताऊंगा बेटा। जो चीजें मैं बोल रहा हूँ ना अभी छोड़ दो तो बिंदास छोड़ देना, क्योंकि आगे वो चीजें 50 बार आने वाली है। नहीं तो पता चला अभी ग्रॉस प्रॉफिट के पीछे लग गए तो अपना पूरा फर्स्ट टॉपिक रह जाएगा। यस और नो? आगे आने वाला है। तो जो बोल रहा हूं उसको एज इट इज भरोसा रखो बेटा, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा फॉलो करो, है ना। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट छोड़ दो बेटा, अभी देखने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर इनफ मैच्योरिटी नहीं आई है। सर ये टेक्स्ट बुक वाले क्या पागल है क्या, पहले चैप्टर में सब कुछ दे दिया? हाँ ना यार, पहले चैप्टर में देने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको गावरान भाषा में समझा देता हूं। ग्रॉस प्रॉफिट भी आपको बताया, अंदाज प्रॉफिट, ढोबड़ नफा। जैसे मान लो मैंने पेन खरीदा, प्लीज ध्यान देना बेटा, मैंने ये पेन खरीदा, ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, मैंने पेन खरीदा 10 रुपए में और इसको बेच दिया मैंने 15 रुपए में। अंदाज प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कितना आया मेरे बच्चे? 5 रुपए। लेकिन इसको बेचने के लिए मैंने कमीशन दिया था 1 रुपया, वो कमीशन अभी तक मैंने पकड़ा ही नहीं, तो ये अंदाज प्रॉफिट आ गया 5 रुपए। अंदाज प्रॉफिट डिटेल में डिस्कशन करेंगे बाद में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मेरा किराना दुकान है, किराना दुकान से जो फायदा कमा रहा हूं, किराना दुकान के ऑपरेशन से जो कमा रहा हूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मेरा मेन धंधा, मेरा मेन ऑपरेशन, मेरा मेन ऑपरेशन से जो मैं पैसा कमा रहा, मेरे मेन ऑपरेशन से जो प्रॉफिट कमा रहा, उस प्रॉफिट को मैं बोलूंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मेन ऑपरेशन से जो प्रॉफिट कमा रहा हूं उस प्रॉफिट को बोलूंगा मेरे बच्चे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यस और नो? और मेरा किराना दुकान है और मैंने बैंक में एफडी किया, उस एफडी से मैंने इंटरेस्ट कमाया, वो नॉन ऑपरेटिंग है। यस और नो? वो क्या है? नॉन ऑपरेटिंग है। समझ में आया बेटा सभी को? उसके बाद बस इतना ही ध्यान रखना, अभी बाकी इसको पेंडिंग रख देना। नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एफडी से इंटरेस्ट कमाया, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट छोड़ देना अभी। नॉर्मल गेन, ओ हो, नॉर्मल गेन। देखो बेटा, व्हेन गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड they pass from a various process, every process has defined output of one process becomes the input of another process. If the quantity of the output increases during the normal course, it is called as normal gain. सर समझा नहीं? प्लीज ध्यान देना मेरे बच्चे, प्लीज ध्यान देना। देखो बेटा, जैसे आपको समझाने के लिए एक सोपा एग्जांपल लेता हूं। आपकी मम्मी को पूछना, चावल 1 कटोरी लेती है सिर्फ, है ना, चावल बनाने के पहले सूखे चावल 1 कटोरी, और जब चावल बन जाते तो एक कुकर भर के बन जाता है 1 कटोरी चावल में। तो यहाँ पे अगर क्वांटिटी बढ़ जाती है, नॉर्मल इन द प्रोसेस ये क्वांटिटी बढ़ जाती है। देखो कुकर भर के चावल हो गए, 1 कटोरी चावल में कितना चावल हो गया? कुकर भर के। तो यहाँ पे अगर क्वांटिटी बढ़ जाती है नॉर्मल प्रोसेस में तो उसको बोलेंगे नॉर्मल गेन। यस और नो? उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल गेन। नॉर्मल गेन इज व्हेन एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू द एक्सपेक्टेड आउटपुट, hence it happens under the normal circumstances and does not affect the cost of production. हमें पता था कि इतने चावल का इतना चावल होने वाला है, नॉर्मल है, हमें पता था, एक्सपेक्टेड था, और जितना हमने सोचा था उतना ही बढ़ा, नॉर्मल। और एबनॉर्मल क्या होता है बेटा? एबनॉर्मल गेन। पहले तो एक चीज समझ लो, गेन यानी क्या? गेन यानी हमारा फायदा हो गया बेटा। नॉर्मल हमने जो इनपुट डाला था वो इतना था, किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इनपुट डाला था वो इतना था, आउटपुट इतना हो गया, और ये हमें पता था, जितना हमने सोचा था उतना ही बढ़ा, नॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन क्या होता है? अच्छे से ध्यान देना। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन व्हेन द गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द क्वांटिटी मे इंक्रीज टू मच मोर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड। 1 कटोरी चावल लिया और हमें पता था कि इससे कितना होने वाला है, इससे इतना होने वाला है, 1 कुकर भर के होने वाला है, लेकिन उससे चावल कितने बन गए? 2 कुकर भर के चावल बन गए। ये तो हमने सोचा भी नहीं था, अनएक्सपेक्टेड हो गया। ओहो हो, अनएक्सपेक्टेड हो गया, एबनॉर्मल गेन। बट खुशी मनाओ ना, बढ़ गया ना चावल। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हो गया, सिर्फ आपको एग्जांपल समझाने के लिए दे रहा हूं मेरे बच्चे, असली में ऐसा होता नहीं है 1 कटोरी में 2 कुकर चावल बन गए। ये हमने सोचा भी नहीं था, या हमारी सोच से भी ज्यादा हो गया, जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा हो गया, टू मच मोर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड। तो ये जो एक्स्ट्रा का हो गया, दैट इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल गेन। यस और नो? डोंट वरी, चिंता मत करना, ये सारी टर्म्स आगे आने वाली है। इनकम क्या बेटा? जैसे मेरे लिए जो सेल है वो मेरा इनकम है, मुझे डिविडेंड मिल रहा है, इनकम है, इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम है, रेंट मिल रहा है, इनकम है, ब्याज मिल रहा है, इनकम है, कमीशन मिल रहा है, इनकम है। बिजनेस के ऑपरेशन से जो कुछ रिसीट होती है वो सब मेरे लिए इनकम है मेरे बच्चे। द रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड एज इनकम।
सर एक एक सेंटेंस लिखा तो काफी, हाँ बेटा ये जितने भी वर्ड्स मैंने आपको बताया इसके ऊपर खासा कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला है, आए तो फिल इन द ब्लैंक्स और वन सेंटेंस में आ सकता है। चल उसके बाद थोड़ा और आगे चलते, असेट्स और लायबिलिटी के बारे में ऑलरेडी हमने देख लिया, फिर से देखने की जरूरत नहीं है बेटा। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का लेक्चर देखना, उसी के अंदर में सब कुछ देखा हुआ है मेरे बच्चे। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी अभी देखने का काम नहीं, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को छोड़ दो। कैपिटल ड्रॉइंग ऑलरेडी देख लिया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स पहले के लेक्चर्स में सब देखा हुआ है, फिर से देख करके टाइम पास नहीं करेंगे। डेटर्स क्रेडिटर्स देख लिया, एक्सपेंडिचर देख लिया, डिस्काउंट हम लोग आगे देखेंगे, डिस्काउंट अभी देखने की जरूरत नहीं है, रखो इसको पेंडिंग। सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट क्या चीज है समझना जरा, जो जो चीजें मैंने पेंडिंग रखी मेरे बच्चे उतने पेंडिंग रखना, वो चीजें अभी देखने की जरूरत नहीं है, समय रहते बताऊंगा। सर ऐसा क्यों कर रहे, लेकिन आप प्लीज ध्यान दे बेटा। बेटा अभी आप हो चौथी में, सध्या तू आहे चौथीत आणि मधात एखादी 10वीची टर्म आली तर हे चौथी सोडून आधी ते अभ्यास करायचं का आपण? फोर्थ स्टैंडर्ड में, अभी आप चौथी कक्षा में हो और बीच में जो टेक्स्ट बुक में कोई 10th स्टैंडर्ड का कोई टर्म आ रहा है, समझना। तो ये 4th स्टैंडर्ड अभी का छोड़ के हम लोग आगे थोड़ी ना बढ़ जाएंगे, आगे हमें जैसे जैसे जा रहे वैसे वो टर्म्स आने वाली है, जो जो जिस समय आना है वो उस समय आएगा और सही समय पे आपको सब समझ में आएगा। जो मैं बोल रहा हूँ एज इट इज फॉलो करो मेरे बच्चों। अब तक आपने भरोसा रखा हो तो यहां से भी भरोसा रखना बेटा। सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट क्या चीज है बेटा? आपके पास असेट ज्यादा है और आपकी लाइबिलिटी कम है, आपके पास संपत्ति है 100 की और लोगों का देना है बेटा आपको 20, दैट मीन्स आपकी पोजीशन कैसी है? सॉल्वेंट है। दैट मीन्स आपकी पोजीशन कैसी मेरे बच्चे? सॉल्वेंट है। पॉजिटिव असेट है आपके पास, यानी आपके पास प्रॉपर्टी संपत्ति है 100 और आपको लोगों के देना कितने बेटा? 20, तो आपके पास जो भी है असेट वो ज्यादा है एज कंपेयर टू लाइबिलिटी, दैट मीन्स यू आर सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट के अपोजिट होता है इनसॉल्वेंट। आपकी असेट है 20 और लोगों को देना है बेटा 100, तो आपके पास माइनस असेट आ गई, यस और नो? तो आप जा रहे हो इंसॉल्वेंसी की तरफ, यस और नो? प्रॉपर्टी ज्यादा, असेट ज्यादा, देना कम, येणं ज्यादा, देणं कमी, घेणं ज्यादा, देणं कमी, यस और नो? सॉल्वेंट मतलब क्या बेटा? आपकी असेट ज्यादा है और लाइबिलिटी कम है। इंसॉल्वेंसी की तरफ जा रहा है मतलब आपकी लाइबिलिटी ज्यादा है, असेट कम है, यस और नो? सो आपको क्या होना अच्छा लगेगा, सॉल्वेंट के इंसॉल्वेंट? कमेंट करके बताना बेटा, यस और नो, या मैसेज करना। बेटा सॉल्वेंट कभी भी ज्यादा अच्छा है क्योंकि सॉल्वेंट में असेट ज्यादा है, प्रॉपर्टी ज्यादा है और लोगों की देना कम है, उधारे कम है। मेरे पास प्रॉपर्टी 10 करोड़ की है और उधारी है मेरे ऊपर 1 करोड़, तो बोलो मेरे पास कितनी नेट असेट है? 10 करोड़ माइनस 1 करोड़, दे भी दिया 9 करोड़। आई एम सॉल्वेंट प्लस असेट, और उल्टा हो गया तो आई एम इनसॉल्वेंट, यस और नो? अकाउंटिंग ईयर जनरली 12 मंथ का रहता है बेटा, जनरली 12 मंथ का रहता है, जनरली 1 अप्रैल से 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर है। बट आप चाहो तो अकाउंटिंग ईयर कोई भी रख सकते हो, जनवरी टू दिसंबर, गुड़ी पाड़वा टू गुड़ी पाड़वा, दिवाली टू दिवाली, अप्रैल टू मार्च, यस और नो? जनरली कितने पीरियड का रहेगा बेटा? 12 मंथ्स का, हाँ जनरली 12 मंथ्स का। उसके बाद ये देखने की जरूरत नहीं, इसको अभी छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, यहां से हमारी बहुत काम की चीज स्टार्ट हो रही है बेटा। जो जो चीजें मैंने छोड़ी है बिल्कुल चिंता मत करना, सब आगे आने वाली है, यस और नो? चलो बेटा देखो अच्छे से ध्यान देना आप सभी ने। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल, दीज थिंग्स, दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टंट। ओहो सर का बरं? परीक्षेत येतात का हे? हो बाळा, परीक्षेत विचारले जातात अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स। अब मैं जो कुछ भी बता रहा हूं यहां से अच्छे से ध्यान देना, सारी चीजों की तरफ ध्यान देना बेटा, बहुत प्यार से, बहुत प्यार से। चलो देखो बेटा, लिखो मेरे साथ साथ लिखना बेटा। अकाउंटिंग concepts, conventions and principles। ओहो सर अब ये क्या है? आपने बीच में लिखा और बेटा देखो
ये जो तीनों भी टर्म हैं आपके किताब में साइमल्टेनियसली यूज की जाती है। इन तीनों में हल्का सा अंतर है। पहले से जो चला आ रहा है कस्टम, परंपरा, चाली रीति, रूढ़ी, परंपरा, उनको कन्वेंशन बोलते हैं। फिर वो ही कन्वेंशन बाद में कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट हो गए और वो ही कॉन्सेप्ट बाद में प्रिंसिपल बन गए, वो ही कॉन्सेप्ट बाद में प्रिंसिपल बन गए। सो तीनों को साइमल्टेनियसली यूज किया जाता है काफी जगह पे, पर चिंता मत करना, जहां जरूरत रही वहां पे आपको मैं बता दूंगा तीनों का अलग अलग मीनिंग। हाल फिलहाल में तीनों को एक ही जैसा ट्रीट करना है। सर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कितने हैं? सबसे पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, इसी को गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बोल दो, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल बोल दो, गोइंग कंसर्न कन्वेंशन बोल दो, कंसेप्ट बोल दो, कन्वेंशन बोल दो, प्रिंसिपल बोल दो, जो बोलना है बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उसमें सबसे पहला है मेरे बच्चे गोइंग कंसर्न। हो, बस आज हमें इतना ही देखना है, इससे ज्यादा नहीं देखेंगे बेटा। अच्छे से ध्यान देना आप सभी ने, गोइंग कंसर्न मतलब क्या। सो ये जितने भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है ना, देखो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स अकाउंटेंट को गाइड करते हैं। हे कम ऑन, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स अकाउंटेंट को गाइड करते हैं इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक बार फिर से, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अकाउंटेंट को गाइड करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देते समय, फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते समय, यानी आसान भाषा में दीज आर ऑल द गाइडिंग प्रिंसिपल्स टू द अकाउंटेंट। अकाउंटेंट म्हणजे कोण रे बाळा? जो अकाउंटिंग करतो तो। सो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशन, प्रिंसिपल्स अकाउंटेंट को गाइड कर रहे हैं। और ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये क्या कह रहा है अकाउंटेंट को? हे अकाउंटेंट सुन, गोइंग कंसेप्ट क्या कह रहा है? हे अकाउंटेंट सुन, जब भी तू अकाउंटिंग करेगा तब तूने ये सोच के अकाउंटिंग करना है कि बिजनेस का लाइफ इनफाइनाइट है। जब भी तू अकाउंटिंग करेगा तब तूने ये सोच के अकाउंटिंग करना है कि बिजनेस का लाइफ इनफाइनाइट है, मतलब बिजनेस लंबे समय तक चलने वाला है, मतलब बिजनेस नियर फ्यूचर में बंद नहीं होगा, बिजनेस चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। गोइंग कंसर्न चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, गोइंग कंसर्न। यस और नो? सो जब भी तू अकाउंटिंग करेगा तब तूने ये सोच के अकाउंटिंग करना है कि बिजनेस का जो लाइफ है वो इनफाइनाइट है, बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, बिजनेस नियर फ्यूचर में बंद नहीं होने वाला है। ना ही ऐसी कोई परिस्थिति है कि बिजनेस बंद करना पड़े, और ना ही ऐसी कोई मेरी मंशा, ना ही ऐसी मेरी कोई इच्छा, ना ही मेरा ऐसा कोई इंटेंशन है मेरे बच्चे। यस और नो? पक्की बात। सो गोइंग कंसर्न का कहना है, गोइंग कंसर्न का कहना है, हे अकाउंटेंट सुन, जब भी तू एंट्री पास करेगा तब तूने ये सोच करना है, ये सोच करके एंट्री पास करना है, लाइफ ऑफ द बिजनेस is infinite, मतलब नियर फ्यूचर में मैं मेरा बिजनेस बंद नहीं करूंगा। वी विल नॉट क्लोज our business in near future। ना ही हम बंद करने वाले और ना ही हमारा कोई ऐसा इंटेंशन रहेगा, ना ही हमारा ऐसा कोई इंटेंशन रहेगा कि हम हमारा बिजनेस बंद करें। अगर अकाउंटेंट ये चीजें सोच करके अकाउंटिंग एंट्रीज पास कर रहा है तो मैं बोलूंगा यस, वो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का क्या कहना है कि अकाउंटेंट जब भी तू एंट्री पास करेगा तब तूने ये सोचना है, तब तूने ये सोचना है कि बिजनेस का लाइफ इनफाइनाइट है, बिजनेस नियर फ्यूचर में बंद नहीं होगा, यही सोच के तू एंट्री पास। सर इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन इतना क्यों चिल्ला रहे हो? बताता हूं, बहुत काम का कॉन्सेप्ट है बेटा, ध्यान देना। आगे पूरे सब्जेक्ट में कम से कम 50 बार आने वाला है ये सब्जेक्ट, ये कॉन्सेप्ट, प्लीज ध्यान देना। आप सभी ने, आप प्लीज ध्यान देना बेटा, प्लीज ध्यान देना। आप सभी ने ये तो सुना होगा, धीरूभाई अंबानी भगवान जी के पास चले गए, बरोबर है? प्लीज ध्यान देना। उन्होंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, रिलायंस कंपनी उन्होंने स्टार्ट किया, वो तो नहीं रहे। उसके बाद अब रिलायंस कंपनी कौन संभाल रहा है? मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। कल चल के ये भी नहीं रहेंगे, इसके बाद रिलायंस कंपनी कौन संभालेगा? उनके बच्चे, उनके बच्चे। यस और नो? मतलब यहां रिलायंस चलता चला जा रहा है। कोई भी बिजनेस बोलो, बिजनेस का लाइफ इनफाइनाइट है। अगर ये सोच के अकाउंटेंट एंट्री पास कर रहा है, दैट मींस ही और शी इज फॉलोइंग गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। बस सर इतना ही कहना है कॉन्सेप्ट का। हाँ सर, इससे क्या हो जाएगा?
क्या हो जाएगा वो आपको अगले लेक्चर में समझ में आएगा मेरे बच्चे, यस और नो। ऑल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कम से कम 5 से 10 नंबर के लिए इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे सारे कॉन्सेप्ट पे। सर टोटल कितने कॉन्सेप्ट है? जैसे मैंने आज आपको ये पहला कॉन्सेप्ट बताया बेटा, इसका एप्लीकेशन अभी तक हमने देखा नहीं है। ये पहला कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, इसका एप्लीकेशन अभी तक देखा नहीं बेटा, इसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे विद प्रैक्टिकल नेक्स्ट लेक्चर में। टोटल कितने कॉन्सेप्ट है? 12। टोटल 12 से 13 कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे, उसमें क्या है, पहला कॉन्सेप्ट है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। उम्मीद कर रहा हूं आपको लेक्चर समझ में होगा। और हाँ मेरे बच्चे, जो जो मैंने पेंडिंग रखने बोला बेटा, कसम से उसको छोड़ देना, अभी हाथ मत लगाना। जितना बता रहा हूं बस उतना ही अच्छे से देखो, उससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर बेटा।